morning students. Today we have discussed about the crops for Europe. यूरोप के लिए फसलें उगाना। यूरोप के लिए फसलें उगाना, इससे पहले हम बात करते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे तो उनको कंट्री साइड से टैक्स वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। लेकिन सिर्फ टैक्स से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच ख़त्म नहीं होता और वो कुछ और भी ज़्यादा कमाने की सोचने लगती है। यहाँ पर बताया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि कंट्री साइड में रेवेन्यू के साथ साथ अगर किसानों को दूसरी फसलें उगाने के लिए कहा जाए, जैसे कि ओपियम और इंडिगो, जिसकी यूरोप जैसे कंट्री में काफ़ी डिमांड थी, तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ओपियम, जिसको अफीम कहा जाता है, और ये एक तरीके का नशीला पदार्थ होता है। इंडिगो जो होता है, जिसको नील कहा जाता है, और इंडिगो का प्रयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। अब जो ओपियम है और इंडिगो है, इसकी काफ़ी डिमांड थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी किसान अपने खेतों में इन्हीं फसलों को उगाएं। इसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलर स्टेट थे जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ये फोकस रहा कि ये जो स्टेट हैं वो अपने खेतों में यही क्रॉप्स उगाएंगे, जैसे कि जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको उत्तर प्रदेश या यूपी कहा जाता है एट प्रेजेंट, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसानों को मजबूर करने लगी अपने खेतों में इस तरह की फसलें उगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। हम जैसे पीछे हमने डिस्कस किया इंडिगो। इंडिया के अंदर जो इंडिगो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उगता है, अच्छी क्वालिटी का इंडिगो यहाँ पर मिलता है। और ये जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहीं पर जो इंडिगो है, नील का पौधा है, वो अच्छे तरीके से उगता है। जैसे हम बता दें कि जैसे कि ये यहाँ पर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल और बीच में से इक्वेटर, और इक्वेटर के साथ में लगता जो ये एरिया है इसको ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। और यहाँ पे इस इलाके में जो इंडिगो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उगाया जाता है। मतलब हो सकता है टेम्परेट जोन में भी उगता है, लेकिन जो एक अच्छी क्वालिटी की बात करें, सर्वोत्तम जो नील है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलता है। यहाँ पर बताया गया है कि बाई द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बिगेन यूज्ड बाई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जैसे कपड़ों का जो उत्पादन है वो बढ़ने लगा, तो जो कपड़े रंगने वाले थे वो नील की ज़्यादा डिमांड करने लगे, जैसे इटली, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे कंट्री और भी ज़्यादा इंडिगो प्लांट की डिमांड करने लगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि हाउ एवर ओनली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रेस द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज वेरी हाई। उस समय जो भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय मार्केट में जा पाती थी। पहली बात तो नील की जो कीमत थी वो काफ़ी ऊंची होती थी, हाई प्राइस होते थे इंडिगो के। और उसके बाद जो यूरोपियन हैं वो कपड़ा रंगने के लिए वुड जो पौधा है उसका यूज़ करते थे, लेकिन जो कलर नील के पौधे से आता था वो बात वुड के पौधे में नहीं थी। वुड भी ऐसा ही एक पौधा है जिसको जब उगाया जाता है और बाद में जब इसे कपड़ों में दिया जाता है तो नील जैसा ही कलर आता है, लेकिन जो नील से कपड़ा जब रंगा जाता है वो बात वुड के पौधे में नहीं होती थी। अब हम बात करें कि 18th सेंचुरी में नील की जो डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, कॉटन प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने लगा था। अब कपड़े का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कपड़ों को रंगने की डिमांड भी बढ़ेगी, और कपड़ों को रंगने के लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इंडिगो है उसके ऊपर डिपेंड होंगे। और जो इंडिगो है वो कहाँ पर होता है? इंडिया में। इसीलिए क्लॉथ को रंगने के लिए, उनको डाई करने के लिए जो यूरोपियन कंट्री है वो पूरे तरीके से जो इंडियन इंडिगो है उसके ऊपर निर्भर हो गई।